हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 10th का जो लेक्चर नंबर 5 आज हम देंगे। तो लेक्चर 4 हम दे चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 37 से हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न हमारा दिया गया है, बिंदुओं 5, -6 तथा -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें y अक्ष पर, तो चलिए हम y अक्ष देख लेते हैं कहाँ पर होता है। तो देखिए, हम एक रेखा बना चुके हैं जिसमें x अक्ष और ये लाइन y अक्ष होता है। तो हमें बोला गया है कि x अक्ष y अक्ष हमें बोला गया है, तो y लाइन ये होगा। तो हमें y अक्ष पर, तो y अक्ष मान लें कि हम यहाँ पर कोई बिंदु है जिसमें y का मान कुछ निकलेगा लेकिन x का मान 0 होगा, क्योंकि x इस पे बिंदु जहाँ होगा तो x का मान निकलेगा और इस लाइन पर y का मान। यानी यहाँ बिंदु मूल बिंदु होती है जिसका नियामक 0 0 होता है। तो x का मान भी 0 और y का मान 0। यदि यहाँ से बिंदु कोई y अक्ष पर है तो y के मान निकलेगा और x का मान 0 होगा, क्योंकि x इधर नहीं गया है और नहीं इधर गया है, तो x का मान 0 होगा। और मूल बिंदु से यहाँ आया है यानी x अक्ष पर बोल रहा है, x अक्ष यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, और कहीं भी y अक्ष पर होगा तो y के मान कुछ भी निकलेगा और लेकिन x का मान 0 होगा। तो हमें बोला गया कि y अक्ष जो है यहाँ किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं पहले। तो हम लिख चुके हैं, हमारा दिया गया है 5, -6 और -1 और -4। तो हम इसको बोलते हैं x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। तो हमें दिया गया है, तब बोला गया कि एक y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम मान लेंगे कि माना कि k अनुपात 1 में विभाजित करती है, जिसमें हमें m और n का मान दिया गया है। तो चलिए हम, यानी x के मान हमें दिया गया है 0, क्योंकि यदि y अक्ष पर बिंदु बोलेगा तो x का मान 0 होगा। तो चलिए हम अंतःविभाजन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। विभाजन का फॉर्मूला होता है m गुने x2 प्लस n गुने x1 बटे m प्लस n। तो x के हम विभाजन फॉर्मूला लगाए हैं और x का मान हमें दिया गया है 0, यानी जो शुरू में मान रहा था वो x और बाद में y रहेगा, तो x का मान 0। तो लिखेंगे x बराबर 0। m के मान हमें दिया गया है k गुने x2 का मान हमें दिया गया है -1 प्लस n का मान हमें दिया गया है 1 गुने x1, तो 5 बटे m का मान हमें दिया गया है k प्लस n का मान 1। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कुछ नहीं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और तीसरा तिरछी गुना करेंगे। तो k में 0 से करेंगे तो 0 और 1 में 0 से करेंगे तो 0 बराबर k में गुना करेंगे -1 से तो -k और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा k बराबर 5। तो k का मान हमें मिल गया 5। तो हम कितना माना था, किस अनुपात में, तो k अनुपात 1 हम माने थे। तो k के मान हमें मिल गया है 5 अनुपात 1। तो हमें 5 अनुपात 1 हमें मिला है, तो हम माने थे k अनुपात 1। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। तो बोला गया है कि बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है।
तो हम ग्राफ बना चुके हैं। तो देखिए ये चतुर्थांश है, यानी एक चतुर्थांश, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो यदि इसमें x का मान प्लस होगा और इसमें y का मान प्लस, यानी दोनों, यानी पहले x का मान लेंगे और बाद में y। तो यदि दोनों प्लस प्लस का होगा तो वह प्रथम चतुर्थांश का होगा। इसमें जाएंगे तो पहले x लाइन वाला, यानी x लेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस, और y का मान प्लस होगा तो माइनस प्लस होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसमें जाएंगे तो x के मान कितना दिया है माइनस में, और y का मान भी माइनस है। यदि दोनों माइनस माइनस हो तो इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। और यदि इसमें जाएंगे तो x के मान प्लस और y के मान नीचे माइनस है, तो यदि प्लस माइनस होगा तो उसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो हमें दिया गया था यानी -3 और -5, यानी दोनों ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में तृतीय चतुर्थांश होगा। तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39, बिंदुओं -8 और 13 और x,7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हम एक रेखा खींचते हैं और मध्य बिंदु का नियमक हमें दिया गया है, तो x का मान निकालेंगे। तो हम लिख चुके हैं जो हमें बिंदु दिए हैं, तो -8 और 13 और x और 7, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलेंगे y1, इसको x2 और इसको y2। और मध्य बिंदु का हमें नियामक दिया गया है 4 और 10। तो हमें मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना होगा x1 + x2 बटे 2। तो हमें x इसको बोलेंगे, इसको y। तो हम x का नियामक निकालेंगे, तो x हमारा दिया है 4, तो लिखेंगे 4 बराबर x1, तो x1 हमारा दिया है -8 प्लस x2 हमें दिया गया है x, अब बटे 2। तो हम तीसरा तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं के बटे में 1 लगाएंगे, तो 4 दूनी 8 बराबर -8 प्लस x, माइनस वाली संख्या इस पर आएगा तो प्लस में होगा, 8 + 8 बराबर x, और 8 और 8 हम जोड़ेंगे तो होगा 16। तो x के मान हमें निकल गया 16, यानी x यहाँ मान होगा 16। तो चलिए हम 16 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 16। तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, बिंदु -4 और -8 किस चतुर्थांश में होगा? तो यदि दोनों माइनस माइनस में हो तो वह तृतीय होगा। अभी बतला चुके हैं कि माइनस और माइनस में होगा तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। 41, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम दो वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हम लिख चुके हैं कि माना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी इसको बड़ी आर और इसको छोटी आर हम मान चुके हैं। तो हमें अनुपात दिया गया है, तो इसको भी हम अनुपात निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात में लिखेंगे πr² बटे πr²। तो हमें दिया गया है 4:5। तो पहले 4 दिया गया है, तो लिखेंगे छोटी आर 4/9। पाई से पाई कैंसिल होगा, तो हमें बचेगा r² बटे r²। r² बटे r² बराबर 4/9। इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ाएंगे रूट, r बटे r बराबर स्क्वायर तो इधर चढ़ाएगा रूट 4/√9। r बटे r, 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो हमें अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात निकल गया, यानी r/r बराबर 2:3 हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम 2:3 देख लेते हैं। 2:3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 42,
यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए, हमें वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिए गए हैं कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो हम बराबर कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे और इस पार 2r है, इस पार 1r है, तो 1 स्क्वायर से 1r कटेगा, तो इधर बचेगा 2 बराबर इस स्क्वायर था तो 1 कट जाए, तो 1 बचेगा r, तो r बराबर हमें मिलेगा 2। तो हमें बोला था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो r बराबर यानी वृत्त की त्रिज्या 2 यानी 2 मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 हमें बोला गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर हो तो उस चाप के कोण की माप कितनी होगी। तो चलिए हम एक वृत्त बना लेते हैं और त्रिज्या हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 10 पाई है, तो कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक वृत्त बना चुके हैं और जिसमें त्रिज्या हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस बिंदु केंद्र है O, तो इस केंद्र से वृत्त की परिधि पर जितना त्रिज्या होती है सभी के मान बराबर होते हैं। तो हमें इसको मान लेते हैं ए और इसको मानेंगे बी, तो ओ ए त्रिज्या और ओ बी त्रिज्या बराबर होगी, तो इसका कोण हमें ज्ञात करना है। और ए बी चाप की लंबाई होती है जिसको एल से बोलते हैं लंबाई। तो हमें चाप की लंबाई दिया गया है 10 पाई और त्रिज्या हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, तो हम लिख चुके हैं कि चाप की लंबाई πr/180 डिग्री। तो चाप की लंबाई हमें दिया गया है 10 पाई, तो लिखेंगे 10 पाई बराबर, तो आगे हमें दिया गया है पाई और आर का मान यानी त्रिज्या हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 गुने थीटा का मान हमें निकालना है अब बटे 180, कुछ नहीं के बटे 1 नीचे लिखेंगे, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, इसको काटेंगे 12 से, तो 12 एकम 12, तो इसमें बचेगा 6, तो होगा 60, तो 12 पचे 60, तो 15 तभी कटेगा हमें। तो आगे इसको गुना करेंगे तो थीटा में गुना करेंगे 1 से, तो थीटा होगा, और 15 में 10 से गुना करेंगे तो 15 × 150, तो थीटा का मान हमें मिलेगा 150 डिग्री। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं जो कि सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम लेते हैं 44। तो चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 44। तो प्रश्न नंबर 44 में बोला गया समान आधार और समान ऊंचाई वाले बेलन तथा अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो समान आधार यानी त्रिज्या और ऊंचाई हमें बराबर दिए गए हैं, तो बेलन का आयतन और अर्धगोले के आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम एक फिगर बना चुके हैं, तो ये है बेलन और ये है अर्धगोला। तो बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या यानी बेलन या अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या यानी सभी का मान बराबर दिए गए हैं, तो हमें इसका आयतन का अनुपात निकालना है। तो चलिए हम पहले बोला गया है बेलन तब अर्धगोला, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बटे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² इंच बटे अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3 πr²। तो चलिए हम इसको काटेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा और इसके पास स्क्वायर है और इसके पास r³ तो 2 को काटा तो 3 को और 1 ऊंचाई इसके पास भी 3, तो 3 कैंसिल होगा, इस पार ऊपर कुछ नहीं बच गया, तो 1
अब बटे नीचे बच गया 2/3, इसको बोलते हैं मोटी लकीर। तो भाग उलट के गुणा में उल्टेगा, तो 1 इसको मोटी लकीर को गुणा में कर दिए तो 3 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3/2। तो इसको अनुपात बनाएंगे, जो ऊपर रहेगा तो पहले लिखेंगे और नीचे को बाद में, तो होगा 3:2 हमारा आंसर। तो चलिए ऑप्शन हम 3:2 देख लेते हैं। 3:2 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम देखते हैं कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो हमें गोले का आयतन बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्योंकि यह फार्मूला है। इसको कैसे बनाएंगे तो सिर्फ फार्मूला ही याद करना होगा। तो चलिए गोले का आयतन तो 4/3 πr³ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर हमें 46 में दिया गया है, यदि बराबरता वितरण समित हो तो माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम सी, जो कि बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न हमारा देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 में दिया गया है कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक कितना होगा। तो इसमें बहुलक होगा 3, क्योंकि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो तो वो बहुलक होगा। जैसे 3 कितनी बार आया है तो 3 बार, और 1 कितनी बार आया है तो 2 बार, 1 और यहाँ 1, और 0 कितनी बार आया है तो 1 बार। तो किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है तो 3 का। तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो तो वो बहुलक होगा, तो 3 बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 48 में। तो हमें बोला गया कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो चलिए हम आरोही क्रम में इसको सजाएंगे। तो इसको हम आरोही क्रम में सजा चुके हैं, 1 2 4 5 6 6 7। जब आरोही क्रम में सजाने के बाद इस तरफ से जितनी संख्या लेंगे यानी 3, तो इस तरफ से भी 3 संख्या लेंगे, जो बीच में संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो माध्यिका बराबर 5 होगा। तो चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। तो हमें बोला गया है 49 कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल बादशाह होने की क्या प्रक्रिया होगा। तो 49 प्रश्न में बोला गया है कि एक लाल बादशाह, तो कुल पत्तों की संख्या यानी कुल ताश के पत्तों की संख्या होती है 52, जिसमें एक लाल, तो बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती है 4। बादशाह पत्तों की संख्या होती है 4। तो हमें बोला गया है कि लाल बादशाह, तो लाल बादशाह की संख्या कितनी होगी 1। तो लाल बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रिया हमें निकालना है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल बादशाह कितनी है तो 1 बटे कुल, तो कुल कितनी पत्तों की संख्या होती है ताश के गड्डी में तो 52, तो 1/52 हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर डी, जो कि कोई नहीं हमें ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं, आखिरी सवाल और लास्ट। तो प्रश्न नंबर 50 में हम बोला गया है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 जीत प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए हम 3 सिक्के उछालेंगे और इसकी जीत होने की प्रक्रिया 2 जीत होने की प्रक्रिया प्राप्त करेंगे। तो हम लिख चुके हैं कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, या पहले 2 हेड और बाद में 1 टेल, और हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी हेड आ जाए।
हो सकता है कि पहली पर हेड और दूसरी पर दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल, हो सकता है दो संख्या पहले टेल और तीसरी पर हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले पर टेल और दूसरी पर हेड और फिर टेल, हो सकता है कि पहले हेड और दूसरी पर दोनों पर टेल हो। तो हमें बोला गया है कम से कम 2 चित, यानी कम से कम 2 हेड। देखिए इसमें भी कम से कम 2 हेड तो जरूर है, अधिक से अधिक 3 है, लेकिन 2 हेड हमें बोला गया है कि 2 चित्त। तो इसमें 1 होगा और इसमें भी देखिए 2 हेड, और इसमें भी 2 हेड, और इसमें भी 2 हेड, और 2 हेड नहीं है। तो कितनी अनुकूल परिणाम हो गया? 2 चित्त आने की 1 2 3 4, यानी 2 चित्त आने के अनुकूल परिणाम होंगे 4। और कुल कितने परिणाम हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल परिणाम होंगे 8। तो इसको प्रयिकता निकालेंगे, यानी 2 चित्त आने की प्रयिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने दिए गए हैं? 8। तो 4 दूनी के 8, तो 1/2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न सेट नंबर 2 में हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।